हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद हम एक वीडियो लेकर आए हैं और अब से हम रेगुलर वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें हम क्लास 12th की जेई मेंस, नीट और बोर्ड के सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। तो आपको पता है क्लास 12th में जो हमारी पहली यूनिट है वो हमारी फर्स्ट बुक में जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स कवर रहते हैं। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 है। हमें क्या करना है, हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और धीरे धीरे सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा पाऊँ और फिर हम उनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है उन पर चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो पहला टॉपिक है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जैसे हमारे दिमाग में आता है तो हम सबसे पहले चर्चा ही किस पे करेंगे बेटा, चार्ज पे करेंगे। क्योंकि चैप्टर में मेन जो कंपोनेंट है वो हमारा चार्ज ही है। अब चार्ज क्या क्या होता है वो समझने की बात करेंगे। कई किताबों में अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है, उन सबको समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या मतलब है और क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो कई किताबें हमसे ये कहती हैं कि चार्ज क्या है, इट इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कैसी प्रॉपर्टी है भाई, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। यानी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि इस पे हम और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। ये एक प्रॉपर्टी है जो, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी का नाम रोहन है तो उसका नाम रोहन है। अब उस रोहन के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, वो अलग चीज़ है। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जिस पे और डिटेल में नहीं जा सकते। जैसे दूसरी प्रॉपर्टी होती है मास। अब मास किसी का है तो है, कोई बॉडी अगर 2 किलो की है, 2 किलो की है वो, उसमें कुछ हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही चार्ज भी किसी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, कहीं कहीं ये लिखा होता है। दूसरा क्या लिखा होता है कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम है ना। कोई भी एटम है, एटम आप जानते हो, कोई भी मटेरियल एटम से मिलकर बनता है। तो उस एटम के अंदर क्या क्या होते हैं हम जानते हैं। उस एटम के अंदर क्या होता है, एक तो न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर वाली जो अपनी शेल्स होती है उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, यही है हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल। और इनकी खुद में कोई ना कोई प्रॉपर्टी है जिससे अपन क्या बोलते हैं, चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये किसकी प्रॉपर्टी है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल किसके हैं, एटम के। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि चार्ज जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल की प्रॉपर्टी है किसी भी एटम की। क्लैरिटी है। और तीसरी चीज़ क्या कहते हैं कि ये जो चार्ज है ये ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which produces magnetic field, electric field and electromagnetic waves। क्या कहता है कि भाई ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है। कब बनाता है वो बात की बात है, ये भी कहता है। और ऐसा भी लिखा होता है कि जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो मैंने कहा था सब एटॉमिक पार्टिकल की है, कि अगर मैं चार्ज को कहाँ रख दूं, इफ ए चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और इन मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करता है ये, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। तो चार्ज के बारे में क्या सीखे आप, कि चार्ज को कई तरीके से डिफाइन करा गया है। पहला मैंने क्या होता है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, मतलब इस पे और ज़्यादा अंदर हम नहीं जा सकते। दूसरा, किसी भी प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल की क्या है हमारी प्रॉपर्टी है। सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी प्रॉपर्टी है। और क्या कहता है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर मैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को, चार्ज कौन हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल का, तो उसको अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देता हूँ तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। और क्या कहते हैं कि अगर इसी चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस भी करती हैं, यानी चार्ज खुद तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक वेव्स बनाता है, पर उसके साथ ही क्या करता है, ये खुद भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चार्ज के बारे में इतनी सारी चीज़ें अपने को पता लगी। अब चार्ज के बारे में और क्या चीज़ें हैं, तो चार्ज के बारे में दूसरी चीज़ है हमारी कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। तो हमें पता है कि चार्ज 2 टाइप के होते हैं, जो कि हम 6, 7, 8 क्लास में ही पढ़ लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की और चार्ज कैसे प्रोड्यूस करा जाता है। तो सबसे पहली बात, चार्ज अपन जानते हैं 2 टाइप के होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं टाइप्स ऑफ चार्ज। तो आप सब जानते हो टाइप्स ऑफ चार्ज कितने टाइप के। एक तो अपना पॉजिटिव चार्ज और एक अपना नेगेटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ लाई करता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो एक एटम है, इसके अंदर अपना एक न्यूट्रॉन है, या अपन लो न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, और बाहर की शेल में इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो इलेक्ट्रॉन है इस पे हमारा कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और जो प्रोटॉन है इस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है ना तो इस पे नेगेटिव चार्ज लाई करता है, ना ही पॉजिटिव चार्ज लाई करता है। तो अब हमारे पास बेसिकली 2 चार्ज आए, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज और एक प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज। और भी कई पार्टिकल, जैसे बीटा पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज होता है उस पर उसका मेन रीजन तो यही है, कौन, इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। अब देखो, अगर मैं कभी भी ऐसे बोलता हूं कि एक बॉडी जो है न्यूट्रल है, ए बॉडी इज न्यूट्रल, अगर मैं ये बोल देता हूं, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, अगर मैंने एक ऐसे एटम ले लिया या कोई भी एक्स बॉडी ले ली जिसके एक एटम को लिया, तो अगर मान लो उसके न्यूक्लियस के अंदर मान लो कुछ न्यूट्रॉन्स हैं और मान लो 5 प्रोटॉन हैं, तो उसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, ऐसे मैं मान के चलता हूं। तो न्यूट्रल का बॉडी का मतलब अगर मैं ये कह दूं कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि बॉडी पे जितना पॉजिटिव चार्ज लाई कर रहा है उतना ही नेगेटिव चार्ज लाई कर रहा है, यानी उस पर नेट चार्ज 0 है। तो मेरा स्टेटमेंट क्या होगा, इफ ए बॉडी इज न्यूट्रल देन नेट चार्ज ऑन इट इज 0। ये मैं बात बोल सकता हूं कि भैया किसी भी बॉडी पर अगर वो न्यूट्रल है तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, यानी दोनों का सम 0 आएगा। चार्ज 0 है हम ये नहीं बोल सकते, नेट चार्ज 0 है ये हम बोल सकते हैं, या मैं ये बोल दूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज बराबर है हमारे कौन से चार्ज के, नेगेटिव चार्ज के। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कभी भी एक ऐसी बात आ जाए कि क्या कोई बॉडी न्यूट्रल है, क्या उस पर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है या दोनों हैं, तो दोनों हैं, पर वो कैसे हैं, इक्वल हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो किसी भी न्यूट्रल बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज और इक्वल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वली लाई करते हैं, इसलिए उस बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल बॉडी पर नेट चार्ज 0 होता है, चार्ज 0 नहीं होता है। क्लियरिटी है एकदम। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसको अपन नोट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं किसकी, कि चार्ज इंड्यूस या प्रोड्यूस कैसे होता है। आइए, तो चार्ज प्रोड्यूस करने के अपन कहते हैं कि चार्ज के पहले चार्ज कैसे अपन प्रोड्यूस करते हैं, उससे पहले 2-3 छोटी बातें जानना हमारे लिए जरूरी है। जैसे चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, डेट इज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये कूलाम क्या है,
ये ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होती है, यानी चार्ज को मेजर करने की ऐसा यूनिट जो मुझे पहले बतानी चाहिए थी। ठीक है, तो मैंने अब बता दिया आपको कि कूलाम चार्ज की ऐसा यूनिट होती है। सिमिलरली अगर मैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, प्रोटॉन की, तो उसका चार्ज सिमिलरली इतना ही होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तभी तो मैंने कहा था न्यूट्रल बॉडी पे दोनों का सम 0 होता है। तो इसका मतलब जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का उतना ही चार्ज प्रोटॉन का। अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे तो चार्ज बराबर होगा, चार्ज बराबर होगा तो दोनों का नेट चार्ज 0 आएगा। क्लैरिटी है। अब हम बात करते हैं, ये इनका चार्ज हो गया। कोई लगे हाथ अगर मास की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो होता है हमारा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। सिमिलरली अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो कौन भारी है, प्रोटॉन हमारा भारी है। इट इज हैवी, प्रोटॉन इज हैवी, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ 10 की पावर -27 है, यहाँ -31 है, यानी 4 एक्स्ट्रा जीरो का डिवाइड होगा। भले ये देखने में नंबर बड़ा है, तो जब 4 एक्स्ट्रा जीरो आएंगे तो 0.0000 है ना, उसके बाद कोई नंबर स्टार्ट होगा। इसका मतलब हमारा प्रोटॉन भारी है और इलेक्ट्रॉन हल्का है। क्लियर है। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलाम है, मैंने आपको बताया अभी। ऐसा यूनिट ऑफ क्या है, कूलाम। इसकी छोटी यूनिट भी होती है जिसे हम बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। तो एक कूलाम में 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU होते हैं। और ऐसी अगर बड़ी यूनिट की बात करी जाए, बड़ी यूनिट होती है फेराडे। तो एक फेराडे में होते हैं 96,500 कूलाम। ये कुछ डाटा है जो हमें याद होना चाहिए और इसको रटना है, समझो आप। ये बिना रटे काम नहीं चलेगा, रटोगे तभी आप सवालों में इसको अप्लाई भी कर पाओगे। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें डाटा का मेंशन होता है, लेकिन हमें याद हो तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है, कोई दिक्कत है? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हमने क्या देख लिया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 9.10 पावर -19। सिमिलरली उसका पॉजिटिव वर्जन 1.6 इंटू 10 पावर -19 प्रोटॉन का, और 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg मास है प्रोटॉन का, और 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg है इलेक्ट्रॉन का। और इसकी कुछ दो अपनी को सब जो यूनिट है, एक अपनी छोटी यूनिट है ESU और एक है अपनी फेराडे जो कि बड़ी यूनिट है। ठीक है। कहीं कहीं माइक्रो कूलाम, जिन बच्चों को नहीं पता बता दूं, अगर कहीं लिखा है मिली कूलाम, इसका मतलब होता है 10 की पावर -3 कूलाम। और कहीं लिखा होगा माइक्रो कूलाम, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 कूलाम। तो कभी भी मिली और माइक्रो जो कि हमारे बहुत काम में आएगा, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, मिली कूलाम और माइक्रो कूलाम। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि चार्ज को प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो चार्ज प्रोड्यूस करने के बेटा हमारे पास 3 मेथड है। कौन कौन से? फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। क्या क्या भाई? पहला हमारा है फ्रिक्शन, इसको हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्या बोलते हैं? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन आपको पता है फ्रिक्शन क्या होता है कि दो चीज़ों को आपस में रब करने की प्रोसेस फ्रिक्शन कहलाती है। तो फ्रिक्शन से चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है पहले वो समझेंगे हम। आइए, मान लो हमारे पास 2 न्यूट्रल बॉडी है, ऐसा मान लेते हैं न्यूट्रल बॉडी है 2 न्यूट्रल बॉडी, तो कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा इसके अंदर, और मैंने मान लिया कि 4 प्रोटॉन हैं, तो बाहर 4 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, है ना। इसकी आउटर सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 ही होंगे, तभी ये बॉडी हमारी कैसी होगी? न्यूट्रल बॉडी होगी। सिमिलरली अगर मैं एक और ले लूँ और इस पर मैंने मान लिया कि कुछ न्यूट्रॉन्स हैं और प्लस मान लो 5 प्रोटॉन, ऐसे मान लेता हूँ मैं, तो बाहर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आप बताओ? अगर ये न्यूट्रल है तो 5 होंगे भाई, तो ये न्यूट्रल बॉडी हो गई और ये भी न्यूट्रल बॉडी हो गई। अब आप ऐसे समझो कि जो मेरे हाथ हैं ये है ना, इसमें ये जो हाथ है मेरा राइट हैंड, इसमें मान लो ये मेरा 4 इलेक्ट्रॉन वाला हाथ है मेरा जो न्यूट्रल है, ये बॉडी न्यूट्रल है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाली शेल में, और ये दूसरा है जिसमें मैंने कितने इलेक्ट्रॉन माने थे? 5,
इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है बाहर, तो 5 अंदर प्रोटॉन, तो ये भी न्यूट्रल है। अब रब करने का मतलब क्या होता है, जब मैं इनको आपस में रब कराऊंगा, इसमें मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन, जब मैं इनको रब कराऊंगा तो ये आपस में एक दूसरे को, इनकी सरफेसेस के बीच में जो भी गैप होगा, अब अपन एक एटम तो घिसेंगे नहीं, अपन तो पूरा मेटल या कोई भी चीज़ होगी जो मटेरियल होगा उसको पहले रब करेंगे आपस में। उनके अंदर एक एटम होगा और एक एटम के अंदर 5, तो सोच जब बहुत बड़ा मेटल हो जाएगा, मान ले कोई 1 ग्राम का ले लिया मैंने या 2 ग्राम का ले लिया, तो उसमें बहुत सारे क्या होंगे, एटम होंगे, और उन एटम में जब आपस में अपन रब करेंगे तो मान लो मैं इस तरीके से भी रब करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको, तो ये 4 वाला है और ये 5 वाला, जब ये रब करेंगे तो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर गैप होता है वो आपस में फंसेगा। अब मान लो ये ऐसे आपस में फंस गए। अब भाई एक है 4 वाला और एक है 5 वाला, इनमें एक अगर इनको अपने को छुड़ाना है, दूर दूर करना है, तो भाई जो जीतेगा कौन, जिसमें ज़्यादा ताकत होगी। मान लो 4 वाला ज़्यादा ताकतवर है, तो ये क्या करेगा, या तो इसको अपने साथ तोड़ के लेके जाएगा या खुद डर जाएगा। लेकिन 4 वाला ज़्यादा ताकतवर है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ा और अपने साथ लेके आ गया। जैसे ही अपने साथ लेके आया, क्या यहाँ वाला चार्ज लुप्त होकर इधर आ जाएगा और यहाँ पे ये चार्ज खत्म। अब सोच यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 3, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गई, 6। अब देख, पहले ही बॉडी न्यूट्रल थी, इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन का खुद का चार्ज कैसा, नेगेटिव। अब जब खुद नेगेटिव है तो जहाँ जाएगा वहाँ नेगेटिविटी फैलाएगा, तो इसने इस बॉडी को कैसा चार्ज कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया। कैसे चार्ज कर दिया बेटा, नेगेटिवली चार्ज। इनकी अनुकंपा से जो यहाँ से यहाँ उछल कर गए हैं, द इलेक्ट्रॉन डेट इज मूव फ्रॉम दिस बॉडी टू दिस बॉडी, क्या यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया ना, ये अंदर बैठे 4 प्रोटॉन शेयर हो गए। बोल भाई देख, अब अपना दबदबा है, इलेक्ट्रॉन 3 ही हैं, हम 4 हैं, तो हम गुंडागर्दी हमारी चलनी चाहिए। तो मैं क्या, देखो इन्होंने अपने आप को ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज घोषित कर दिया कि भाई 3 बैलेंस करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन को और 1 एक्स्ट्रा होगा, तो ये बॉडी ऑटोमेटिकली कैसे चार्ज हुई, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गई। आई होप यू अंडरस्टैंड कि when the electron moves from this body to this body, the body which gains the electron become negatively charged and the body which loses the electron become positively charged. अब मतलब की बात क्या आपने कि देख, जब ये ट्रांसफर हुआ ना, तो कौन ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया है यहाँ से, अगर ये जाता नहीं तो ये पॉजिटिवली चार्ज नहीं होती। इसका मतलब बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करो चाहे नेगेटिवली चार्ज करो, दोनों ही केस में कौन भाई मेन आइटम है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन बैठा है न्यूक्लियस के अंदर, इसके ऊपर लग रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो ये हिल के कहीं नहीं जाएगा, जाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन। अब कोई आपको बोले कि भाई मुझे क्या करना है, एक बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है, तो क्या करूँगा मैं, उसमें इलेक्ट्रॉन ला के डाल दूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही आएंगे तभी वो नेगेटिवली चार्ज होगी। लेकिन अगर कोई उल्टा बोले कि मुझे बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो क्या प्रोटॉन लेके आ जाओगे, नहीं, प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। कोई और चीज़ लेके आ सकते पर प्रोटॉन लेके नहीं आ सकते। तो इसका मतलब कोई चीज़ और चीज़ क्या लाएंगे अपन, कुछ नहीं। क्या कर देंगे अपन, इलेक्ट्रॉन को निकालो ना यहाँ से, इलेक्ट्रॉन निकालते ही ये अपने आप ही क्या कैसे चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन डाल दो उस पर, और अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन निकाल दो। आई बात समझ में। अब एक बात और, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज, या अपन कहते हैं चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। चार्ज हमेशा मास के साथ आता है, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। भाई इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन का मास था 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मास थोड़ी पीछे छोड़ जाएगा, मास भी लेके जाएगा। तो यहाँ से मान लो एक इलेक्ट्रॉन गया तो अपना मास लेके गया, 10 इलेक्ट्रॉन गए तो 10 अपना मास लेके जाएंगे। जैसे जैसे मास इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्या, वैसे वैसे इसका मास भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया तो मास गया, मास जाके कूद गया, बैठ गया ऊपर वाला, लो हम आ गए, ऐसे इन पे वजन बढ़ने लग गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जब जब बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी या जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो बॉडी भारी होगी कि हल्की होगी, भारी। तो मैं कह सकता हूँ ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ए नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी इज हैवियर। कैसी होती है, हैवियर होती है। और पॉजिटिवली चार्ज चूंकि इलेक्ट्रॉन निकले
तो ये कैसी होगी, अरे ये कैसी होगी, ये लाइटर हो जाएगी। तो नेगेटिवली चार्ज अगर हैवियर है तो पॉजिटिवली चार्ज ऑटोमेटिकली लाइटर बॉडी बन जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं कि एक मेथड हुआ हमारा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रबिंग की वजह से ट्रांसफर हो जाते हैं। दूसरे मेथड की बात करते हैं, आप इसको पॉज करके नोट कर लें और अपनी भाषा में जो आप समझें वो लिख लें, और जो मैंने लिखा है उसको भी साथ के साथ लिख लें, और कुछ जो भी आपको सुनाया मैंने उसको आप अपनी भाषा में लिखें, तो हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि आपको क्या समझ में आया है। दूसरा मेथड जो हमारा होता है वो होता है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, कंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी दो चीज़ों को आपस में या तो डायरेक्टली टच करा दो मेटल्स को, या किसी वायर या किसी कंडक्टर के थ्रू उसको कनेक्ट कर दो। कंडक्टर यानी ऐसी चीज़ जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन या चार्ज ट्रांसफ़र हो सके, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। कैसे करते हैं इसमें चार्ज, इसमें हमने क्या करा, एक चार्ज बॉडी ले ली जिसमें मान लो पॉजिटिव चार्ज है, आप नेगेटिव भी मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक मान लिया मैंने ले ली न्यूट्रल बॉडी, आप चाहो चार्ज बॉडी भी ले सकते हो, न्यूट्रल बॉडी ले ली हमने क्या करा, इन दोनों को टच कराया, क्या कराया, टच कराया। तो टच कराया या फिर इनको एक वायर से अपन ने कनेक्ट कर दिया, ये हमारा वायर क्या है, कंडक्टर है। अब चार्ज की एक प्रॉपर्टी आपको पता है कि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब इनको मैंने कंडक्टर नहीं लगाया था तब इनमें बढ़िया लात घूसे मुक्के चल रहे थे, ये एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये सेम चार्ज और एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब अगर ये एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे और मौका मिलते ही भागने की फिराक में, क्योंकि मैं इनका शक्ल नहीं देखूंगा, तो मैंने जैसे ही इनको एक कंडक्टर से कनेक्ट करा तो इनके पास मौका मिला इनको भागने का। और भागेंगे कहाँ से, जहाँ से रास्ता मिलेगा। एयर में तो भाग नहीं सकते, एयर होती है इंसुलेटर, वरना ये एयर से हवा में गायब हो जाते। तो ये किससे भागेंगे, इस कंडक्टर के थ्रू, और कंडक्टर थ्रू भाग भाग के कहाँ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, इस तरफ। और कब तक भागेंगे, जब तक दोनों पे बराबर चार्ज ना आ जाए। बराबर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि दोनों ही बॉडी आइडेंटिकल है, यानी जितनी बड़ी जो इसका शेप एंड साइज है वो इसका है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, इस पे चार्ज भागते रहेंगे और यहाँ से कम होते होते किधर बढ़ते जाएंगे, इस बॉडी पे बढ़ते जाएंगे, और हमने फिर ये कनेक्शन काट दिया कि अब ये बॉडी भी चार्ज है पॉजिटिवली और ये बॉडी भी चार्ज है पॉजिटिवली। तो क्या हुआ, चार्ज ट्रांसफर हुआ। ये बॉडी पहले चार्ज नहीं थी, अब चार्ज हो गई है। मेथड क्या यूज करा अपन ने, कंडक्शन। बोलो क्लियर है, क्या मेथड यूज किया अपने, कंडक्शन। और अगर ये बॉडी बड़ी छोटी हुई तो उनकी रेडियस के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। क्लियर है, रेडियस जिसकी ज़्यादा होगी उस पर चार्ज ज़्यादा आ जाएगा, रेडियस जिसकी कम होगी उस पर चार्ज कम आएगा। तो अब हम बात करेंगे तीसरे मेथड की, जिसका नाम है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या था कि हमने क्या करना है कि बॉडी को टच नहीं कराना है। हमने एक ऐसी बॉडी ली जो कैसी चार्ज है, मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है इसको मैं एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेके गया। किसके पास लेके गया भाई, न्यूट्रल बॉडी के पास। ये जो न्यूट्रल बॉडी है इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, या दोनों चार्ज बराबर है, इस पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, दोनों चार्ज बराबर है। तो इस पॉजिटिव की वजह से ये इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि हम जानते हैं अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्ज क्या करते हैं भाई, रिपेल करते हैं। सेम चार्ज रिपेल्स, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। बोलो क्लियर। अब जब ये इसका अट्रैक्ट करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, और यहां कौन सा बचेगा, प्लस प्लस प्लस। हमने क्या करा, इस बॉडी से तीसरी बॉडी को टच करा दिया। इस बॉडी को टच कराया तो हमने देखा कि इधर कौन से आएंगे, नेगेटिव, और इधर कौन से आगे, पॉजिटिव। ये भी पहले कैसी थी, न्यूट्रल। अब जब इनको मैंने टच कराया तो ये कहानी कैसी हो जाएगी, आपस में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, नेट चार्ज क्या आ जाएगा, जीरो। टच कराने के बाद हमने क्या करा, इसको यहाँ से हटा दिया। तो अब जो दोनों बॉडी मिली उस पर देख, ये कौन सा चार्ज बचा है, नेगेटिव, और इस पर कौन सा चार्ज बचा है, पॉजिटिव।
और इसको हमने हटा दिया यहाँ से, रिमूव्ड। तो इसने क्या करा है, इस बॉडी ने, इसने इंडक्शन के लिए इनको मजबूर करा, किसके लिए, कि अपने अंदर चार्ज प्रोड्यूस करो, मोटिवेट करा। इंडक्शन का मतलब यहाँ पे मोटिवेट करा है उसने। तो ये बॉडी चार्ज हो गई बिना टच कराए। अगर टच करा देता तो फिर कंडक्शन हो जाता। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लैरिटी एकदम, कोई दिक्कत वाली बात। आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना। या चार्ज को हमने कैसे प्रोड्यूस करा, तो 3 मेथड थे, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। तीनों बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं किसकी, कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज पे चर्चा करेंगे, और प्रॉपर्टीज पे हम क्या क्या चर्चा करेंगे ध्यान से देखेंगे सभी लोग। चार्ज की कई प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें हमें मेन कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। देखो, कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसमें एक प्रॉपर्टी तो यही थी कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। यानी सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ईच अदर। एक दूसरे की शक्ल देखना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को और नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। दुश्मनी है इनके अंदर, है ना। और ये देखो भाई साहब, अपोजिट चार्ज, तो अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। यानी प्लस माइनस को या माइनस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी अपोजिट के बीच में क्या है, प्रेम है। क्या भाई, प्रेम। अरे अपोजिट ही तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। रियल लाइफ में भी अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। लड़के की लड़के शादी थोड़ी होती है, वो वाली बात समझ में आई क्या। दूसरी बात, ये बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी। अब देखो ध्यान से, ये बेसिक प्रॉपर्टी की सेम चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और अपोजिट चार्ज, सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ से मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि एक क्वेश्चन दिया गया कि अपन Q1 और Q2 दो चार्ज हैं। चार्ज का सिंबल आपको पता है Q होता है, Q1 और Q2 दो चार्ज हैं। इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे को नंबर मिला बड़ा, 0 से बड़ा। और अगर मैंने इनका वापस मल्टीप्लाई करा तो एक बार देखा कि मुझे नंबर मिल रहा है 0 से छोटा। यानी Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 और Q1 Q2 इज लेस देन 0। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों ही केसेस में किस में अट्रैक्शन और किस में रिपल्सन है। तो आपको दिख रहा होगा कि Q1 और Q2 दोनों का मल्टीप्लाई प्लस से, मतलब 0 से ज़्यादा आ रहा है। अब 0 से ज़्यादा आने का मतलब है नंबर पॉजिटिव आना चाहिए। वो कब आ सकता है, या तो दो नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई करो, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ मल्टीप्लाई अगर मैं 0 से बड़ा चाहिए मेरे को, तो मैं या तो दोनों चार्ज नेगेटिव ले लूँ या दोनों चार्ज पॉजिटिव ले लूँ। उस केस में ही नंबर हमारा बड़ा आएगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्सन, रिपल्सन। क्यों, क्योंकि अगर मुझे सेम चार्ज लाऊंगा तभी मैं 0 से बड़ा नंबर लाऊंगा। -2 × -3 6। तो 0 से बड़ा आने का मतलब क्या है कि दोनों सेम नेचर के होने चाहिए। और अगर मैं एक पॉजिटिव ले लूँ और एक नेगेटिव ले लूँ तो क्या आंसर माइनस में आएगा। माइनस में आ रहा है तो मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तभी ये पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब इस केस में क्या होगा, अट्रैक्शन, क्योंकि अपोजिट चार्ज होंगे तभी नंबर 0 से छोटा आएगा और तभी ये, और उस केस में ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है बात। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है भाई, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कि और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम कुछ बातें और करेंगे, जिसके अंदर जैसे मैंने कहा कि पहली प्रॉपर्टी अपन मान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अगर लिखेंगे हम, तो पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है, एडिटिविटी का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना या घटाने का मतलब, यानी जोड़ना है, ऐसे समझ लो आप तो, कि जोड़ते कैसे हैं। तो हम पहले से ही जानते हैं कि जोड़ने का एक तरीका होता है, दो तरीके होते हैं मेनली। एक होता है एल्जेब्रिक मेथड। अब एल्जेब्रिक मेथड क्या है, जैसे मान लो मैंने कहा 2 और 3 कितना, आपने कहा 5। मैंने कहा कि 3 किलो चीनी है और 2 किलो चीनी है, कितना हो गया, 5 किलो। मैंने कहा 4 किलो चीनी में से 3 किलो चीनी निकाल दो, कितनी बचेगी, 1 किलो। ये जो नॉर्मल सम करते हैं अपन, नॉर्मल जोड़ना घटाना जो डेली लाइफ में चलता है, इसे हम बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड।
दूसरा कौन सा होता है, वेक्टर मेथड, कि एक बॉडी है, उस पर इधर से लगाया सर 10 न्यूटन, इधर से लगाया 5 न्यूटन, बताओ उस पर नेट फोर्स कितना है। तो आपने कहा सर इधर की डायरेक्शन में 5 न्यूटन, क्योंकि इधर 10 इधर 5 तो घट के इधर कितना आ जाएगा 5। अब अगर ये नॉर्मल होता तो मैं लिखता 10 और 5 कितना 15, कितना 15, लेकिन नॉर्मल नहीं है, वेक्टर से जोड़ा जाता है, इसलिए इधर कितना आता है 5, रिजल्टेंट कितना आ गया इधर 5। तो चार्ज को कैसे जोड़ा जाएगा, तो सिंपल सी बात है, चार्ज के लिए अपने को कोई अलग से मेथड नहीं लगाना है, चार्ज को सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से जोड़ा जाता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, चार्ज कैन बी एडेड बाई, बोलो, और सब्ट्रैक्टेड, दोनों ही लिख सकता हूं मैं, एडेड बाई सिंपल एल्जेब्रिक मेथड। जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वही मेथड का इस्तेमाल करना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। क्लियर है भाई। दूसरी बात, एक प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई, तो मालूम मैंने कहा 2 कूलाम और 3 कूलाम, आपने कहा 5 कूलाम, मैंने कहा एक जगह 4 कूलाम है, एक जगह 2 कूलाम है माइनस का, तो मैंने कितना आंसर आया, आपने कहा सर 2 कूलाम, क्योंकि 4 कूलाम और माइनस का 2 कूलाम, इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा सर 2 कूलाम। नॉर्मल मैथ्स। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोल सकता हूं उसके बारे में, कंजर्वेशन नाम आ जाए तो आपको पता है कि नेचर में कितनी चीजें कंजर्व होती हैं, 4, मास, मोमेंटम, एनर्जी और चार्ज। ठीक है, मोमेंटम कौन कौन सा, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। मास भी कंजर्व होता है और एनर्जी भी कंजर्व होती है, और जो भी चीज़ कंजर्व होती है उसके लिए एक स्टेटमेंट बहुत फेमस होता है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो चार्ज के लिए भी सेम बात है, चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर रहे हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसे केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने देखा हमने 3 मेथड पढ़े थे, तीनों ही मेथड में क्या मैंने नया चार्ज बनाया कहीं से, उसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा हूँ, उसी इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, कोई नया काम तो मैं कर नहीं रहा। और जब मैं कुछ नया काम कर नहीं रहा हूँ इसका मतलब मैंने चार्ज को ट्रांसफर करा है, प्रोड्यूस नहीं करा है। तो मैं क्या लिखूंगा, चार्ज कैन, बोलो, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। आई बात समझ में, है ना। चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म या वन बॉडी टू अनदर, वन बॉडी टू अनदर, है ना। मैंने फ्रैक्शन में आपको ये करवाया था, एक बॉडी से उसको रब करा, एक बॉडी से उठा के दूसरी बॉडी चिपका दिया, तो ट्रांसफर हुआ है भाई, नया थोड़ी बना है। नया का मतलब क्या होता है, तुमने उसको पैदा किया है, और तुम कुछ पैदा नहीं कर सकते भाई। तुम क्या कर सकते हो, चार्ज को केवल पीरियड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके लिए एक स्टेटमेंट और कहा जाता है कि अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है, कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड, इसको ऐसे भी लिखा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम है। ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है सर, अरे कोरोना में सारे आइसोलेट हुए थे, बहुत सारे लोग जिनको कोरोना होता था उनको आइसोलेट कर देते थे। आइसोलेट का मतलब होता है कि ना तो अंदर से कोई चीज़ बाहर जाए ना बाहर से कोई चीज़ अंदर आए, उससे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब मान लो कोई आइसोलेटेड सिस्टम, इसके अंदर कुछ चार्ज दे दिया, मान लो ऐसे दे दिया कि यहाँ 2 कूलाम है, यहाँ 3 कूलाम है, यहाँ माइनस का 5 कूलाम है। क्लियर है। अब इस सिस्टम में क्या करा, चार्ज आपस में, मैंने कहा नया तो बन नहीं सकता, ये आपस में रीअरेंज हुआ। क्या हुआ, रीअरेंज्ड। अगर ये रीअरेंज हुआ तो ऐसे रीअरेंज हुआ कि यहाँ हो गया 4 कूलाम, यहाँ हो गया 6 कूलाम और तीसरी जगह खाली है। आप बताओ यहाँ कितना आएगा। तो मुझे तो पता है कि चार्ज जितना पहले था उतना ही बाद में रहना चाहिए, क्योंकि ना तो बाहर से कोई अंदर आया है ना ही अंदर से कोई बाहर गया है। तो अंदर पहले था 2 और 3 5 और ये -5, कितना था 0। अब यहाँ पे भी कितना लाना है 0, तो ये कितना हो गया 4 और 6 10। 0 करने के लिए तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ -10 आना चाहिए? बोला हाँ सर लगता है। अरे लगता है तो लिख दो, लगता है तो लिख दो। कितना, -10 कूलाम। हो गया सिस्टम, हो गया रीअरेंज। रीअरेंज होकर भी क्या हुआ,
पहले भी जीरो, बाद में भी जीरो, चार्ज कंजर्व, ना तो बाहर से अंदर आया ना अंदर से बाहर गया। क्लियर है? तो मैं क्या लिख सकता हूं कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व्ड। क्या बोला मैंने? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। टोटल चार्ज, आपस में तो कुछ भी लेन देन हो सकता है पर टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, जो पहले वो बाद में। क्लियर है भाई? अगर कि हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 हमसे कहती है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। क्या कहती है? इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। अब सर ये इनवेरिएंस क्या है? इनवेरिएंस का मतलब होता है जो ना बदले। वेरिएबल होता है बदलने वाला, इनवेरिएंस होता है ना बदलने वाला। क्या नहीं बदलेगा चार्ज में? तो सीधी सी बात है, जैसे आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे दो प्रॉपर्टी, एक मास और एक लेंथ। कोई बॉडी है उसकी, में मान लो दो बॉडी है, एक बॉडी है उसके एक पास कुछ मास और कुछ लेंथ है। उसको मैंने क्या करा, बहुत तेज स्पीड में दौड़ाया। तो होता क्या है कि उनका मास, अगर मान ली 1 kg की बॉडी है और मैं उसको बहुत तेज़ रफ्तार में लाइट की स्पीड के आसपास उसको मैं दौड़ाऊंगा, तो जो 1 kg है ना वो 1 kg नहीं होगा, 1 kg से ज़्यादा होगा। और वो कितना होगा इसके लिए एक फार्मूला दिया जाता है, डेट इज m = m0 बाई √1 - v² बाई c²। बात समझ में आ रही है? v² बाई c²। अब देख यहाँ पे ये m0 शुरुआत का मास है, तो नया मास कुछ और आएगा, कुछ और आएगा, इसका मतलब मास बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही, लेकिन ये कब होगा? जब बहुत तेज स्पीड में डलेगा। ऐसे ही इसको मैं बोलूँ अगर लेंथ होगी तो लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L = L0 बाई √1 - v² बाई c²। क्लैरिटी है एकदम? कोई डाउट है किसी को? तो चार्ज के साथ ऐसा नहीं है, मास और लेंथ चेंज होते हैं, ठीक है। चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। चार्ज डू नॉट चेंज विद स्पीड, या डज नॉट बोलते हैं, अगर सिंगल बोल रहे हैं तो डज नॉट चेंज विद स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज एट रेस्ट बराबर चार्ज इन मोशन। 2 कूलाम चार्ज है, चाहे उसको तू रख चाहे उसको दौड़ा, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, दौड़ने पे भी और रुकने पे भी। आई बात समझ में? अब क्या बात करेंगे हम? चौथी प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है और उस पर सवाल भी पूछे जाते हैं कई। चौथी प्रॉपर्टी जो हमारी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है हमारी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। अब कभी भी क्वांटाइज्ड वर्ड आता है ना किसी भी जगह पे, चार्ज क्वांटाइज है। केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, L = NH/2π। तो क्वांटाइज का मतलब होता है कि जो भी चीज़ होगी, आप ऐसे याद रखो कि क्वांटाइज का मतलब एक पैकेट है। क्या है? एक पैकेट। मतलब जो चीज़ आएगी वो पूरा पैकेट आएगी। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, जब अपन ने 2 ऐसे बॉडी ली थी तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था यहाँ। क्या ऐसा हो सकता है आधा इलेक्ट्रॉन चला जाए? खुद सब एटॉमिक पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल है। जब वो खुद बहुत छोटा है, खुद जिसको और ब्रेकेबल नहीं है, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन ही जाएगा ना, आधा तो नहीं जा सकता। तो अगर पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपना पूरा चार्ज लेके जाएगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो चार्ज कितना जाएगा? 1e। 1e का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम माइनस का। तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2e। 3 जाएंगे तो 3, 4 जाएंगे तो 4e, n जाएंगे तो ne। और 1 जाएगा तो इतना, तो 2 जाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 जाएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई कर लो, n जाएंगे तो n का मल्टीप्लाई कर लो। तो टोटल चार्ज होगा वो किसका मल्टीप्लाई है? E का। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और इसमें अगर n जा रहे हैं तो कितना हो गया n ही, मतलब टोटल चार्ज कितना हुआ n ही। और चार्ज को क्या लिखते हैं अपन q, तो अपने पास क्या फॉर्मूला आया q बराबर n ही। अब मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या n ही लिखता और माइनस होता तो क्या माइनस n ही लिखता, पर वहाँ पे n क्या है, n हमारा पॉजिटिव नंबर है। ऐसा नहीं हो सकता कि सर आपने n एक नेगेटिव नंबर है, नहीं, n हमेशा क्या है पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है हमारा n, अरे n की वैल्यू पॉजिटिव भी आएगी ना, एक इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया, 4 इलेक्ट्रॉन गए, माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन गए, इस बात का कोई सेंस नहीं है। तो n एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब पूरा नंबर 1 2 3 4 5 6, 1.2 नहीं है, 1 है, 2 है, फिर 3 है, फिर ऐसे है ना, ये कितना भी हो सकता है। तो मैंने उसको मान लिया n है। तो इसका मतलब चार्ज जो भी जाएगा वो एक पैकेट के रूप में जाएगा, वो पैकेट पूरा होगा, यानी n हमारा एक पूरा पैकेट है जिसको मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव इंटीजर। बोलो क्लियर है। तो जो टोटल चार्ज मिलेगा, क्यों क्या है टोटल चार्ज, ये हमारा क्या है टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज किसी बॉडी मिलेगा वो हमेशा किसका मल्टीपल होगा, पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीपल होगा। अब इलेक्ट्रॉन था इसलिए ई लिख दिया, पॉजिट्रॉन होता तो ये पॉजिटिव होता यानी यहाँ पे प्लस वाला आता, इलेक्ट्रॉन होता तो माइनस का आता। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि चार्ज इज या चार्ज रिमेन्स या चार्ज इज फाउंड, कुछ भी लिख सकते हो, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज, यहाँ लिख देता हूँ मैं टोटल चार्ज और फंडामेंटल चार्ज। क्या लिख दूँ यहाँ पे, फंडामेंटल चार्ज भी लिख सकते हो आप, जो भी आपका बेसिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है ना, जो भी चार्ज है, बीटा पार्टिकल जो भी है, एक दे रखा एन का जितने पार्टिकल दे रखे उसमें एन का मल्टीप्लाई कर लो तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा, है ना। इसमें एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में कई बार पूछा जाता है, बोर्ड में पूछा जाता है, उसमें कहा जाता है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, है ना, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। तो आपको पता है चार्ज कितना है, 1 कूलम यानी क्यू की वैल्यू 1 है, एन हमको निकालना है और ई की वैल्यू अपने को पता है कितनी, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसी फॉर्मूले सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं हमारे पास क्यू कितना है 1 कूलम, एन की वैल्यू है निकाल ली और ई की वैल्यू है थी -1.6 × 10⁻⁻19। अब तुम्हें एक बात याद रखनी है, अगर मैं क्यू बराबर एन ही लगा रहा हूँ तो एन तो नेगेटिव, एन तो पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव हो नहीं सकता। जब ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो मैंने क्या लिखा, क्यू को लिखा 1 और यहाँ लिखा एन और ई की वैल्यू लिख ली 1.6 × 10⁻⁻19। ये रियलिटी में नेगेटिव होनी चाहिए, पर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है प्लस का, माइनस कहाँ गया, इस माइनस से मान लो इससे गायब हो गया, या ऐसे समझ लो सीधी सी बात कि मुझे एन कभी भी नेगेटिव नहीं चाहिए, क्योंकि एन नेगेटिव होता ही नहीं है, -2 थोड़ी इलेक्ट्रॉन जाएंगे या -2 पॉजिट्रॉन थोड़ी जाएंगे, वो पूरे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे तो वो प्लस में ही जाएंगे। तो मुझे एन प्लस का चाहिए, इसलिए मैंने -1.6 को क्या कर दिया 1.6। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, 1/1.6 × 10⁻⁻19 = n। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसको मैं क्या ले सकता हूँ बोलो, 100 × 10⁻18/16। ये क्या करा मैंने, इस 10⁻⁻19 को ऊपर लेके गया तो ये 10⁻19 हो गई। इस 10⁻19 में से एक 0 उधार लेके मैंने इसको दे दिया ताकि मुझे डिवाइड करने में आसानी रहे। यहाँ से डिवाइड करेंगे, 16 × 1 = 16, 16 × 6 = 96, बच गया 4, 16 × 2 = 30, बच गया 8, 16 × 5 = ये 80, तो ये हो गया अपना 6.25 × 10⁻18। यानी हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इतने इलेक्ट्रॉन्स। यानी सोचो कितना बड़ा अमाउंट है ये, 6.25 × 10⁻18, 10⁻18, बहुत बड़ा नंबर है कि नहीं है। तो ये हमारी हो गई बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना। तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया तो आप आराम से इसको x to x से आपकी मर्जी करे वैसे देख लें। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट केयरफुली, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट या नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू।